अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं हम 15 जनरल मैथमेटिक्स 9th। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसे परसेंटेज में लेकर आए। परसेंटेज में लाने के लिए आप क्या करते हो, वही वैल्यू लिखो, साथ 100 से मल्टीप्लाई करते हो और साथ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब ये कैलकुलेटर है क्या लिखा हुआ है 0.065 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास आ जाएगा 6.5% है। यही आपके पास आंसर है, 6.5% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, आपने इसको डेसिमल में लेकर आना है और फिर 3 प्लेसेस तक करेक्ट भी करना है। अब आप 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैं 3 के साथ और प्लस 2 ऐड भी कर देंगे। 146 ओवर 3 और 7 परसेंटेज है। परसेंटेज को ख़त्म करके आपको पता है डिवाइड में 100 लगाते हैं। जब 3 के साथ 100 आ जाएगा 146 तो 300 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब 146 को डिवाइड कर दें आप, डिवाइडेड बाय 300, वो आपके पास आ रहा है 0.4866। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख लिया और 3, जब आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे तो इस 6 की वजह से ये राउंड अप हो जाएगा। 0.486 की वजह से आप इसे 7 भी कर सकते हैं। चाहे तो इतना ही रहने दें, 6 ही लिखते हैं, चाहे राउंड अप करके लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर आई थिंक 0.486 3 ही प्लेसेस तक लिखा हुआ है। अब ये करेक्ट मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि अगर करेक्ट करना है उसे ठीक के, मुझे लगा शायद राउंड अप करके भी लिखना है। तो अगर आप राउंड अप कर दें तो भी ठीक है, नहीं करते तो आप जस्ट 3 प्लेसेस तक आंसर लिख दें, 0.486 लिख दें। आप मोटरसाइकिल कवर 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटरसाइकिल है वो कवर्स कर रहा है कितने किलोमीटर जा रहा है, इधर मैं लिख देती हूँ। डिस्टेंस है इन किलोमीटर में, तो 90 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने लीटर्स है, LITERS लीटर्स पेट्रोल है, 2 लीटर्स पेट्रोल में। इन हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर्स चाहिए होंगे, विल इट कवर 2 to 5 किलोमीटर। अगर इसने 250 किलोमीटर जाना है। अब अगर इसने ज़्यादा किलोमीटर जाना है, पहले 90 था अब 250 है, ज़्यादा किलोमीटर यानी ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। ठीक है, उर्दू में लिख दो, ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। ये वैसे अपने याद रखने के लिए कि दोनों एरो कर गए। ठीक है, और किस तरह से गए वो बता दिया। अब आप जिस तरह से एरो लगे हैं उस तरह से वैल्यू लिखी, नीचे 90 आ गया। अब x/2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इससे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 to 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 90x हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ जा रही हूँ, 90 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने ऐसे ही लिखी, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लूँगी और ये x अकेला हो गया। बेसिकली आपने x को अकेला करना था। अब आपके पास लिखा हुआ है 2 to 5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, इक्वल प्रेस किया, डिवाइड का साइन गया और 90 प्रेस कर रही हूँ। आपके पास आ गया 5, तो अब उसका 5 लीटर पेट्रोल लगेगा, तो आप लिख दोगे 5 LITERS 5 लीटर्स। ठीक हो गया। कैलकुलेट उशर ऑन राइस क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग बाय नेचुरल रिसोर्सेज। बताएं भाई नेचुरल रिसोर्सेज पर उशर कितना होता है? नेचुरल रिसोर्सेज पर 10% होता है। देखें टोटल अमाउंट कितनी है भाई, 6 लाख है। 2 ये सिफर हैं, आगे 3 और हैं। ठीक है, रेट ऑफ उशर USHR। अब मैं नेचुरल रिसोर्सेज नहीं लिख रही, मुझे पता है नेचुरल का वर्ड है तो 10% ही होगा। परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइड में 100 डाला, लिखा और फिर 6 लाख ऐसे ही लिख दिया। अब इसे सॉल्व करने के मैं सिफर कटवाए नहीं थे क्योंकि हमने बुक में ऐसे ही लिखा था, यानी जब हमने नोट्स किए थे तो कुछ वैल्यूज़ आप कर लेते थे, कुछ गड़बड़ कर देती थी। 10 और डिवाइडेड बाय 100 क्या 0.1 आ गया। आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 6 लिखे, 1 2 3 यानी 5 सिफर थे, तो 60,000 आपके पास आंसर आ गया। 1 2 3 4 सिफर है।
ठीक हो गया। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 60,000, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ज़कात, ज़कात की किस्में बताएं कितनी होती है। ज़कात दो तरह पर दी जाती है, एक एक्सपोज वेल्थ पर और अनएक्सपोज पर। तो लिखे ज़कात इज़ पेड फ्राम टू टाइप्स ऑफ वेल्थ, एक्सपोज वेल्थ और अनएक्सपोज वेल्थ। अगर तो वो डिटेल में कभी पूछ भी लेते हैं, एक अलग डेफिनेशन में एक्सपोज वेल्थ में आता है एग्रीकल्चर, गुड्स, गोड्स, बिजनेस इन्वेंटर्स, कैमल, शीप्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सपोज्ड में। अनएक्सपोज्ड वेल्थ में आता है गोल्ड, सिल्वर, कैश, मनी, लिक्विड एसेट्स। ये पेज नंबर 32 के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से लिखा है। ज़कात इज़ पेड फॉर टू टाइप्स ऑफ वेल्थ, WEALTH वेल्थ, एक्सपोज EXPOSED एक्सपोज, WEALTH वेल्थ, AGRICULTURAL एग्रीकल्चर, GOODS गुड्स, GOATS गोड्स, BUSINESS बिजनेस, INVENTORIES बिजनेस, इन्वेंटर्स, कैमल, CAMEL कैमल, SHEEP शीप, मिनरल्स, MINERALS मिनरल्स और अनएक्सपोज वेल्थ UNEXPOSED एक्सपोज, WEALTH वेल्थ, उसमें क्या GOLD गोल्ड, SILVER सिल्वर, सोना चांदी, कैश CASH कैश, MONEY ये ई है, MONEY कैश, मनी, LIQUID लिक्विड एसेट्स, ASSETS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूसिंग बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज अमाउंट। ये इसी तरह करना है, बस इधर 5 ले लेना है। टोटल अमाउंट AMOUNT अमाउंट है ₹1,50,000, 4 सिफर है। रेट ऑफ उशर RATE रेट ऑफ उशर USHR। यहाँ आप अमाउंट ऑफ उशर भी लिख सकते हो, एक और डाटा लिखना हो। इतनी अमाउंट होगी उशर की। रेट ऑफ उशर कितना है आपके पास, आर्टिफिशियल है तो 5%, तो अमाउंट ऑफ उशर पहले इधर देखो ना मिड में 5 को परसेंटेज को हटा कर नीचे 100 लगाया और फिर 1 5 0 1 2 और 3 है, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 1 2 3 4 से बढ़ते ही तो आ गया 7500 रुपीज़, 7500, ठीक है। 7500 ज़कात इसको देंगे। नेक्स्ट देखो, अब बाईसाइकिल वाज परचेज्ड ख़रीदी गई कितने में, ये तो कास्ट प्राइस कितनी है आपके पास 3450। सोल्ड सेल प्राइस कितनी है 3850। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फार्मूला लगाएं प्रॉफिट परसेंटेज का और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, PROFIT। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था PROFIT, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर साथ हम परसेंटेज का साइन भी लगा देते हैं। ऐसा ही कर रहे थे ना 10 क्लास जी, प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन उसके लिए आपको खाली प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो प्रॉफिट का क्या था PROFIT, प्रॉफिट था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जहाँ से प्रॉफिट आएगा इस फार्मूले में रिप्लेस होगा। एक ही क्वेश्चन दो फार्मूले लगे। सेल प्राइस है 3850, कॉस्ट प्राइस है 3450। कैलकुलेटर पर इन दोनों को माइनस कर लें, 3850 माइनस 3450, आंसर आ गया 400, 400। अब प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस 400 पर कॉस्ट प्राइस की कीमत है, कॉस्ट प्राइस है 3450 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 7%। 400 लिखा हुआ है मेरे पास, चलो दोबारा लिख लें। 400 तकसीम नीचे क्या लिखा हुआ है 3450, इक्वल प्रेस किया, अब मल्टीप्लाई करके 100 प्रेस किया तो आंसर आ गया 11.59। तो इससे 60 भी लिख सकते हैं और 11.59 भी लिख सकते हैं, तो 11.59%। नहीं 59 नहीं लिखेंगे, 60 तो आप लिखते जब आगे 6 या 6 से बड़ी वाली होती, 5 या 5 से बड़ी वाली होती, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर आ गया 11.59। आगे राइट द फार्मूला ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस का फार्मूला है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस।
सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये लिख लें बस। डिफाइन मार्क प्राइस की डेफिनेशन लिखे, द प्राइस टैग्ड TAGGED टैग्ड ऑन अ कार्ड CARD कार्ड ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ ईच EACH ईच AND एंड एवरी EVERY एवरी ARTICLE आर्टिकल इन अ शॉप is known as mark price MARKED price. It is denoted by MP और इसे किससे डिनोट किया जाता है, MP पर। हर आर्टिकल पर लिखी हुई होती है, जो शॉप पर होती है उसके ऊपर लिखी हुई होती है मार्क प्राइस कितनी है MP, तो वो टैग लगा हुआ था उससे वो कह रहे हैं कि वो मार्क प्राइस है। आगे क्या है, वसीम इन्वेस्ट्स ₹5000 एट रेट ऑफ 5.14 पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडली एनुअली, यानी कंपाउंड प्रॉफिट यूज़ करना है, फाइंड करना है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पर आपने अमाउंट बतानी है कि वो कितनी होगी। इधर कंपाउंड एनुअली को काट दीजिए, इधर गलती से लिख दिया गया है, कंपाउंड एनुअली नहीं आता, इसमें आएगा आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, सिंपल प्रॉफिट, ठीक है। P की वैल्यू है आपके पास, क्योंकि उसने इन्वेस्ट की है ₹5000 और ये रेट है आपके पास कितना है, और कैपिटल और 5 होल नंबर 1/4%, 5 4 बार 20 और 1 21/4, तो 21/400, 21 को तकसीम कर दें आप 400 पर, 21 तकसीम 400 तो 0.0525, ये आर की वैल्यू आ गया आपके पास। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पर जो उसे मिलेगा वो प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द ईयर, यानी टाइम 1 ईयर का है। अब आप याद रखो, इसमें फार्मूला आपका यूज़ हो रहा है P इज़ इक्वल टू, आपको 4.2 का था, ठीक है, मेरे हाथ में मैंने इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए है, 4.23 और 2 का होगा, कोई इतना कितनी वैल्यू है मेरे पास, इधर 5000 है पर एनम। प्रॉफिट कंपाउंडेड लिखा हुआ है, कंपाउंडेड लिखा हुआ है, प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द एनुअल अमाउंट एट द रेट ऑफ एंड ईयर, ये काटना नहीं है 10 क्लास आपने इसके ऊपर। ये मैं चेक कर देती हूँ, 12 क्वेश्चन है 4.2 का, ये कंपाउंडेड लिखा हुआ है 4.2 का 12 क्वेश्चन है, किधर गया 4.2, इस पे दूसरा फार्मूला लगेगा, एक वाला दूसरी तरह से जो किया था, देखते हैं नोट्स पर हमने जब क्लास में हमने किया ना तब कैसे किया। 4.2 4.2 जब की थी ना, इसी पर एक क्वेश्चन था ना जिसे मैंने कहा था कि मैं 4.2 का 12 क्वेश्चन जी, इधर कंपाउंड वाला ही लगेगा, कंपाउंडेड प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली जो लिखा हुआ था हमने, तो P इज़ इक्वल टू दिस है, ये स्मॉल आर है, इसे स्मॉल आर कर दें, ये आपके पास 0.0525, T आपके पास अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर है, मैंने ना क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, एंड ऑफ द ईयर नहीं है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है। टी आपके पास है 3, ये आएगा कंपाउंडेड प्रॉफिट एनुअली, फाइंड द अमाउंट ऑफ एट द रेट ऑफ थर्ड ईयर्स, तीसरे साल के एंड पर आपने बताना है कि उसको क्या मिलेगा, ठीक है। अमाउंट आपने बतानी है, ए इज़ इक्वल टू P 1 + R की T, ये हमने फाइंड करना है। अब आप देखो 5
पी की वैल्यू है 5000, वो लिख दी। 1 अपनी जगह पर, आर की वैल्यू है 0.0525, टाइम है आपके पास 3 तो ऊपर 3 लिख दिया। ए इज़ इक्वल टू, अब सॉल्व कैसे करना है, पहले ये ब्रैकेट करूँगी। ये देखो ये ब्रैकेट है, ये 1 है, ये प्लस है, 0.0 है, फिर क्या है 525 है, 525 है, ब्रैकेट क्लोज है, ये पावर है, ये 3 है, इक्वल 1.1659 मल्टीप्लाई बाय किसका है 5000, डायरेक्ट करके ना फिर ही लिख लेंगे 5829.5। अब आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, 4.2 का 12 का 5829.57, ये पूरा लिख दे पूरा ऐसे ही। अमाउंट आपके पास है 5829.56 है, तो इसे राउंड अप करके आप 7 लिख दें। अमाउंट है तो ये रुपीज़ में होगी, यही आपके पास आंसर है। जब कंपाउंडेड का वर्ड यूज़ है तो पता चल जाएगा, तो वो स्मॉल आर और स्मॉल टी लेना है और अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। अमाउंट ही लिखा था, फाइंड द अमाउंट फाइंड करनी थी हमने। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द अकाउंट यूजिंग इन बैंक में जो यूज़ होते हैं अकाउंट, उनके नेम बताएं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। करंट अकाउंट नेम्स, हाँ करंट अकाउंट, सेविंग ऐसे भी आई जी सेविंग अकाउंट, और FIXED फिक्स्ड अकाउंट। नेक्स्ट है द ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज रुपीज़ दिस, देन कैलकुलेट हिज नेट टेक होम सैलरी आफ्टर डिडक्शन रुपीज़ दिस एज GP एंड 400 एज ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ग्रॉस पे फाइंड करें। ग्रॉस पे कितनी है इसकी, द ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन लिख लो, ग्रॉस पे GROSS, ग्रॉस होता है महाना मजमूई आमदनी, रुपीज़ 45,000 है, हाँ कायद है, सैकड़ा हज़ार 10,000, 45,000 उसकी पे है। कैलकुलेट द नेट टेक होम है, वो घर कितनी सैलरी दे के जाएगा आफ्टर डिडक्शन रुपीज़ 1500 GP एंड 400 एज ग्रुप। GP टैक्स दिया उसने, GP टैक्स कितना था 1500, और ग्रुप इंश्योरेंस उसने कराई थी, इंश्योरेंस लिख दो चाहे, हाँ जस्ट इंश्योरेंस लिखते हैं, INSURANCE। इंश्योरेंस उसने करवाई कितने रुपए की, रुपीज़ 400 रुपये की उसने इंश्योरेंस करवा ली। अब ये जो 2 टैक्स लिखे हुए हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर जो इतना हो गया वो टोटल एक्सपेंडिचर ही होगा ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगी क्योंकि डिडक्शन है जो टैक्स, ये तो वो घर नहीं ना लेके जाएगा। उन्होंने पूछा है कि नेट टेक होम सैलरी बताएं कि वो कितनी घर लेके जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर लिख लो और फिर इसमें से माइनस कर दो, डिडक्शन होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। चलो फार्मूला लिख लो ना तो फिर याद रहेगा आपको, ठीक है, वरना तो इसे इसमें से माइनस ही करना है। तो नेट टेक होम सैलरी नहीं पता चल जाएगा, चाहे फार्मूले से कर ले चाहे लिख लें नेट टेक होम सैलरी, फार्मूला याद रहेगा। क्या ख्याल है, क्या करूं, टोटल एक्सपेंडिचर लिख लो, EXPENDITURES, एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, 1500 रुपये का एक टैक्स करवाया और 400 रुपये की ग्रुप इंश्योरेंस करवा ली। 1500 और 400 हो गया आपके पास 1900 रुपया उसने खर्च कर दिया। अब नेट टेक होम सैलरी तो लिख ले नेट टेक होम सैलरी इधर से, या फिर आप लिख लो डिडक्शन कैसे होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। फार्मूला लिख लो DEDUCTION, डिडक्शन होगा किस में से, INCOME, इनकम माइनस EXPENDITURES। वैसे आप ये भी लिख सकते हो नेट टेक होम सैलरी, उसमें लिख करोगे आप माइनस ही, लेकिन अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन 2 को माइनस करना है। इस तरह अगर याद रखोगे तो याद रखा जाएगा कि डिडक्शन आया था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देना है। इनकम डिडक्शन का लिख के लिखते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या आपके पास 4500 इनकम थी, 45,000, 1900 रुपया तो आपका खर्च हो गया, 45,000 माइनस आंसर, तो आप लेके जाओगे 4310 रुपीज़ 43, अभी नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। इतने आप पैसे घर लेके जाएंगे टैक्सेस अदा करने के बाद। नेक्स्ट ये भी ग्रॉस पे वाला ही है, ये भी उसी तरह ही है लेकिन इसमें फ़ंड दूसरे हैं।
इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़ दिस, देखो ग्रॉस पे कितनी है, GROSS ग्रॉस पे कितनी है 45,000, 1 2 3। देन कैलकुलेट द नेट टेक होम सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 400 इनकम टैक्स दिया। इसे मैं दूसरे शॉर्ट मेथड से करूँगी, ठीक है। खिचड़ी ना मचा देना फिर आप लोग। और ये बैलेंस फंड, ये भी फंड का नाम है एक, BENEVOLENT फंड। कितना है बेनेवोलेंट फंड, कितना हो गया 1200। अब 400 और 1200 ये फ़ंड है, इन्हें जमा करके इसमें से माइनस कर दें और लिख दें नेट टेक होम सैलरी। फार्मूला लगाना तो फार्मूला लगा लें, दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। अच्छा, इसे मैं दूसरे मेथड से कर देती हूँ ना, जो आपको इजी लगा वो कर लेना, चाहे इसे भी फिर उस मेथड से कर लेना, ठीक है। अब ये जहाँ मैंने ये लगाया हुआ है ना, तो इधर मैं प्लस का निशान लगा देती हूँ, इन दोनों को यहीं ऐड कर देती हूँ, छोटी क्लासेस वाला, ठीक है। 400 और 1200 कितना हो गया 1600, सही हो गया। हिज यहाँ से मैं लिख रही हूँ हिज नेट टेक होम सैलरी, हिज नेट टेक होम SALARY सैलरी, वो कितनी होगी। ज़ाहिर है जब आप इनकम में से खर्चे माइनस कर दोगे तब आप सैलरी ले जाओगे घर, जो बचेगी 45,000 में से कितने सिफर थे भाई, 3 थे, माइनस, तो वो आ जाएगा आपके पास 45 हो है, कितने 1 2 3 सिफर हैं 45 के बाद मैंने 4 डाल दिए, 1 2 3 माइनस 1600, तो आ गया 43400 का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 43,400 रुपये आप घर लेके जाओगे। वो घर लेके जाएगा जिसकी तनख्वाह 45,000 है, उसने 400 इनकम टैक्स दिया और एक और फंड अदा किया। नेक्स्ट है, चाहे इस तरह कर लें चाहे उसका फार्मूला लिख के कर लें। फाइंड द एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 150% ऑन द अमाउंट ऑफ दिस, टोटल अमाउंट AMOUNT अमाउंट कितनी है आपके पास 3 लाख। 1 2 3 टैक्स लिख दे, एक्साइज ड्यूटी EXEISC कितनी है, उन्होंने कहा 150%। अब आपको पता है परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100 लगाते हैं, फिर मैंने 3 लिखा तो उसके बाद 5 सिफर थे वो भी लगा दिए। अब यहाँ पर लिख रही हूँ अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। चाहे लिखें चाहे ना, इतना ही कर लें। अमाउंट ऑफ टैक्स लिख लें 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 2 3 नहीं कितने भाई 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ही हैं भाई, 45,000 रुपया। यस, एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी 45,000 रुपया, ठीक है। 1 2 3 4 सिफर है, सही हो गया। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है पावर में लिखा, 1 लिखा हुआ है, ये Q लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाकर 1/2 होता है, जो है पावर P है तो 1/P लिख दूँगी। बस इतना सा काम करना और आपको ये 2 नंबर दे रहा है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंसिडेंट। अच्छा, पॉजिटिव में वैल्यू लेकर आनी है आपने, यानी कि माइनस में लिखे ना, माइनस ख़त्म हो जाने चाहिए। हो क्या करूं, खिचड़ी सी मच रही है मेरे दिमाग में। पता नहीं मैंने पहले कैसे कराया है ये आपको, चलो करके देखते हैं। ये भी 2 की फॉर्म में, ऐसे भी 2 की फॉर्म में कर लेते हैं। ये 2 की पावर -3 है, ये 1 की पावर 4 है, ये b की पावर है b है, और इसके बाहर -1 लिखा हुआ है। इधर इक्वल की मल्टीप्लाई है तो मैं डॉट लगा देती हूँ, फिर मेरे एक्स मिक्स हो जाते हैं। ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है -2 और b की पावर -5। ये -1 भी हर एक के साथ चला जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा।
ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 की पावर -4 हो जाएगी और b की पावर -1। अब बेस एक जैसी हो गया, पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस होती हैं, लेकिन यहाँ माइनस लिखा तो माइनस लिख दिया। a की पावर -4 लिखी हुई है और a तो कोई है ही नहीं। b की पावर -1 है और ये प्लस माइनस -5, वैसे ही प्लस करते हैं, इस के साथ माइनस था इसलिए माइनस हो रहा है। 2 की पावर -1, a की पावर -4, b की पावर -6, तीनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन के नीचे ले जाएं। 2 a की पावर 4 और b की +6 ये हमारा आंसर। उन्हें कहा था पॉजिटिव में आंसर लेकर आएँ और ये हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टैक्स। Money that must be paid to the state STATE charged as a proportion of income PROPORTION of income and profit or ADDED, ये डबल डी है, ADDED added to the cost of some goods and SERVIES services। ये आपको ग्लॉसरी जो पीछे बनी हुई है वहाँ से भी मिल जाएगी। अब वो कह रहे हैं डिफाइंड सेट, ये मैंने अंदर से ली थी, उधर लिखी हुई थी पीछे। अब कलेक्शन 8 चैप्टर के COLLECTION कलेक्शन ऑफ वेल DEFINET डिफाइंड DISTINCT डिस्टिंक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट होता है कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम्पल पूछें तो ये ऑड नंबर का सेट लिखा है वो लिखते हैं, चाहे नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं, एन लिख के 1 2 3 4 5। ये मैंने गलती से यहाँ ऑड नंबर पूछा था ना तो मैंने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, चाहे तो आप ये सेट की एग्जांपल दें, एग्जांपल अच्छे से आती हो तो देना, वैसे ही आप जितने भी वो डेफिनेशन देते हैं तो साथ कहते हैं उसकी एग्जांपल बताएं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़, ये है ए, ये देन ए कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट का आंसर होता है u माइनस ए। तो u की वैल्यू है आपके पास 20 तक लिखी हुई है, ए और ए 20 तक गिनती लिखूँ अब मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस ज़्यादा बड़ा नहीं लिख दिया मैंने, 15 16 17 18 19 और 20 माइनस ए वाले में आपके पास लिखा हुआ है 4 9 11 12। 4 का पहाड़ है नहीं, 4 है, फिर ये कैसा सेट लिख दिया है मेरे हाथ में, क्वेश्चन गलत लिख दिया। हाँ सेट कैसे आएगा, और ये क्वेश्चन भी मैंने पता नहीं कौन सा लिख दिया। चलो देखते हैं, अब गिनती तो सारी लिखनी पड़ेगी। 4 है, 5 6 7 नहीं लिखा हुआ, 8 भी नहीं लिखा हुआ, फिर 9 लिखा है, 10 11 12 13, फिर 14 लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है। इसमें मैंने कोई वैल्यू छोड़ी लग रही है। 4 4 के बाद 9 9 के बाद आगे सारी गिनती है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब u माइनस ए का मतलब होता है u के ऐसे तमाम अरकान जो ए में नहीं हैं। मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव जो इक्वल है ना, वो बच्चियाँ कहती हैं हमें कोई नहीं पता चलता यू कैसे, तो कौन से अरकान है जो ए में नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा था जो कॉमन है उनके ऊपर क्रॉस लगा के ना जो पहले सेट का बचते हैं वो लिख दो। ये 1 तो नहीं, कॉमन 4 से शुरू हो रहा है, 4 नहीं लिखना, फिर उसके बाद 9 नहीं लिखना, फिर 11 नहीं लिखना, फिर 12 भी नहीं लिखना, 13 भी नहीं लिखना, 14 15 16 17 18 19 और 20। जिन पर क्रॉस लगे हैं वो नहीं लिखने और पहले सेट के जो बच गए हैं वो लिख दो। 1 2 3 5 6 7 और 8 10। नहीं क्या गया, ये बच्चे हैं मेरे। अब हो सकता है मैंने सेट गलत लिख गया हो, लेकिन जो सेट लिखा हुआ है उसमें यही बनते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का सेट ओ से रिप्रेजेंट होता है, -3 -1 1 3 और 5। इक्वल से पहले नेगेटिव,
यानी सॉरी मिड में 0 था, 0 पॉजिटिव भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए उन्होंने लिखा पहले -3 लिखा है। ये अप टू 100 आना है इधर, 1 2 3 और इधर भी अप टू 100 ये चलते जा रहे हैं। उन्होंने कौन सा बताया कि कितने हैं लेने हैं। डॉट 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 लगा के -3 और -1 लिखा, फिर कॉमा लगा के 1 3 और 5 लिख दिया। 1 भी ऑड नंबर, 3 भी और 5 भी। आगे डिफाइन ओरिजन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन INTERSECTIUN इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट ORDINATEAXES एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन। जहाँ दो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपका पॉइंट कहलाता है ओरिजिन का। अब वो आगे आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ बनाएं। पहले पॉइंट निकलेंगे तो फिर ग्राफ बनेगा। पुट y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। पहले और तीसरे का बनाना चाह रहे हैं तो मैं पुट x इज़ इक्वल टू 2 लिख रही हूँ, तो ये 2 माइनस 1 और x इज़ इक्वल टू में से 1 निकाल दिया तो 1। ठीक है, x माइनस 1 ये पहले का बन गया, यानी आपने 2 पुट किया तो 1 आ गया आपके पास पहला। और अब आप -2 पुट करेंगे, पुट -1, तो y इज़ इक्वल टू इस वाले में ये है ना क्वेश्चन आपका, -2 और -1, y इज़ इक्वल टू -3। आपने -2 पुट किया, -3 आ गया, ये पहले का और ये तीसरे क्वार्टर के पेयर बन गए आपके पास। अब आप ग्राफ बनाएं और रिप्रेजेंट कर दें। मेरे पास ना स्केल इसके नीचे पर, आप हैंड से देखती हूँ आता है कि नहीं। आ गया भाई, ये लें, ब्लू से ही लगा दूँ। अब मुझे याद नहीं है, मैं बना के रही थी। ठीक है, अब पॉइंट से 1 2 और 3 ले लेते हैं, बस छोटा सा ही बना देते हैं। ठीक है, अंदाजे से बड़ा लग रहा है ना इस तरह। आपने इक्वल लेना है, मैं भी इसे इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, ये लो, अब इक्वल ही लग रहा है ना। ये मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, ये एक्स एक्सिस, 0 से पीछे नेगेटिव, 0 से नीचे भी नेगेटिव, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब ले लो भाई पहला पेयर 2 और 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। एक लाइन 1.8 नीचे है -2 -3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3। मैं लाइन लगाने लगी, पता नहीं लाइन आपको नज़र आएगी कि नहीं। इस तरह आ रही है ना, बस इन 2 डॉट्स को मिला देना 9th क्लास। ये लो, थोड़ा आगे भी बढ़ा दिया, डॉट से तो पता चल रहा है ना लाइन ये वाली है। अब इसके ऊपर देख तो ये कौन सा ग्राफ है। ये 4 नंबर में भी दे देते हैं, 2 नंबर पे, इस बार 2 नंबर में दिया, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। ठीक हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया। अब है कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाएं। 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है। अब फ़ॉरन इधर सेल्सियस सी मिस हो गया, ये लिख लो फ़ारेनहाइट 9/5 और सी की वैल्यू आपके पास 20 प्लस 32। 5 कितनी बार 20, 5 1 बार, 5 5 4 बार 20, ब्रैकेट में रह गया 9 और 4। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार 36, 36 और 32 ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, यही होगा ना।
9 मल्टीप्लाई बाई 4, 36 प्लस 32 ऐड कर दें तो 68। फ़ारेनहाइट है तो 68 डिग्री लिख दें ऊपर, छोटा सा साइन नज़र ही नहीं आ रहा आपको, ये है। ठीक है। फाइंड रेंज, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज? रेंज का फार्मूला होता है RANGE, रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट। डाटे में सबसे बड़ी रकम एक्स एम और सबसे छोटी रकम एक्स नॉट। सबसे बड़ी रकम 14, तरतीब दे लें तो ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। सबसे छोटी रकम 6, 14 में से 6 निकाल दो तो 8 आ रहा आपके पास, तो रेंज आ गया आपके पास 8। ये आपका आंसर 2 नंबर का, ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन, फिर क्वेश्चन, ये पेपर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। Define standard deviation. It is denoted defined DEFINED, defined as the positive POSITIV, positive SQUARE, square RWT root, square root of the mean of the MEAN, mean of the square SQUARD, square DEVIATIUN, of the square deviation of the value from their mean, of the square values of the values from their mean, MEANS mean। वो कह रहे हैं कि समेशन x माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर, x की हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करके उसका होल स्क्वायर ले लिया जाए तो, और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करें, उसका स्क्वायर रूट भी लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। ठीक है। ये एक बार चेक फिर कर देते हैं, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये जो सा आता है पॉजिटिव, इसलिए क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर नेगेटिव नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस बुक में ना गलत लिखा हुआ था। स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन positive square root of the standard, positive square root of the, देखा गलत लिखा यहाँ से था, ये वेरिएंस है। इट इज़ डिफाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशन DEVIATIUN ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। ठीक हो गया। भी आगे है डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, गिव वन एग्जांपल। एग्जांपल तो मैंने लिखी नहीं। द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू पियर्स, नंबर ऑफ़ टाइम्स ईच वैल्यू, एक वैल्यू कितनी दफ़ा आई है उसे गिन के जब हम लेते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। द नंबर ऑफ़ टाइम ईच वैल्यू पियर्स इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। और अब इसकी वो कह रहे हैं मिसाल भी दें। मिसाल तो इसकी मेरे ख्याल से लंबी थी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ 3 स्टूडेंट्स गेट मार्क्स 10% to 20%, द फ्रीक्वेंसी इज़ 3। If 5 students get marks 20 or 3, frequency is 5. ये लिखना। If 3 students get marks from 10%, if 3 students 3 students get get marks from 20% to 30, 10% to 20%, 10% to get marks from 10% to 20%, the frequency is 3. The frequency is 3. ठीक है। अगर 10 से 20% जितने बच्चों ने नंबर लिए हैं वो 3 बच्चे हैं क्लास में जिनके 10 से 20% के दरमियान नंबर आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी। ठीक हो गया। ये आपका था क्वेश्चन 15, पेपर नंबर 15 सॉल्व किया था वर्कशीट का। आई होप समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।